क्या हूं अगर किसी ने लाखों लोगों की भीड़ को ही एक हथियार बना दिया हो, सिर्फ इसलिए ताकि एक आदमी को मारा जा सके। तारीख 27 अक्टूबर 2013। पटना शहर उस सुबह कुछ अलग ही जाग रहा था। गंगा के किनारे बसी इस पुरानी राजधानी में रात भर से लोग आ रहे थे। बसें भरी थीं, ट्रेनें ठसाठस। बिहार के कोने कोने से, भोजपुर से, दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से, गया से लाखों लोग एक सपने की तरफ चले आ रहे थे। उनके हाथों में झंडे थे, आंखों में उम्मीद थी और होठों पर एक नाम, गांधी मैदान। पटना का वो ऐतिहासिक मैदान जिसने आज़ादी की लड़ाई देखी थी, जहां जयप्रकाश नारायण ने सत्ता को हिला दिया था। वो मैदान उस दिन फिर से इतिहास लिखने के लिए तैयार था। लेकिन इतिहास कभी कभी उस तरफ से भी लिखा जाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि उसी भीड़ के बीचों बीच उसी सुबह मौत अपना जाल बुन रही थी। आज हम उस दिन की कहानी सुनेंगे जो सिर्फ एक राजनीतिक रैली की कहानी नहीं है। ये उस दिन की कहानी है जब भारत के सबसे बड़े मंच पर मौत एक मेहमान की तरह आई थी, चुपके से, भीड़ में छुपकर, बारूद के साथ। हुंकार रैली के वो 4 घंटे जहां एक तरफ धमाके गूंज रहे थे, एक तरफ खून बह रहा था और दूसरी तरफ 5 लाख लोग सांस रोक कर खड़े थे। उस दिन जो हुआ वो सिर्फ बम धमाके नहीं थे, वो भारत के लोकतंत्र की जड़ें हिलाने की कोशिश थी। आज हम उस दिन की हर परत खोलेंगे, मिनट दर मिनट। सुबह के 9 बजे पटना रेलवे स्टेशन पर आज सामान्य से कहीं ज्यादा भीड़ थी। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर रैली में आए लोगों की लंबी कतारें थीं। उसी भीड़ में, उसी शोरगुल में एक टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था। 9:30, एक धमाका, इतना जोरदार कि टाइल्स उड़ गईं, धुआं छत तक पहुंचा। लोग चीखते हुए भागे, 3 लोग घायल हुए। लेकिन पुलिस की पहली प्रतिक्रिया थी शायद गैस लीकेज है। ये उनकी पहली और सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ये गैस लीकेज नहीं था, ये एक संकेत था, एक काउंटडाउन की शुरुआत। स्टेशन के उस धमाके के महज कुछ मिनट बाद गांधी मैदान के बाहर एक और विस्फोट, और फिर जैसे कोई खौफनाक घड़ी चल पड़ी हो, एक के बाद एक 6 और धमाके मैदान के अंदर, भीड़ के बीच, उस वक्त जब मोदी का काफिला गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहा था। कुल मिलाकर उस दिन 8 धमाके हुए, 6 लोग मारे गए, 75 से ज्यादा घायल हुए। अब जरा रुकिए, सोचिए, आप उस भीड़ में हैं, 5 लाख लोग आपके आसपास हैं, पैर रखने की जगह नहीं, कंधे से कंधा सटा हुआ है, और अचानक धमाका, धुआं, चीखें। आप किस तरफ भागेंगे? आपको पता भी नहीं कि खतरा कहां से आ रहा है, सामने से, पीछे से, बगल से। आतंकियों ने यही सोचकर यह जाल बनाया था। एनआईए की जांच में बाद में जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इंडियन मुजाहिदीन के रांची मॉड्यूल ने महीनों पहले से इस हमले की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने गांधी मैदान की रेकी की थी। उन्होंने ये समझा था कि मोदी को मंच पर सीधे निशाना बनाना नामुमकिन है, एसपीजी और एनएसजी का घेरा बहुत कड़ा होगा। तो उन्होंने एक और रास्ता सोचा, भीड़ को ही हथियार बना दो। आईईडीज यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, प्रेशर कुकर बमों में छिपाकर भीड़ के बीच रखे गए थे। जब ये फटते तो इतना डर फैलता कि 5 लाख लोग एक साथ भागने लगते, और जब 5 लाख लोग एक साथ दौड़ते हैं, उस भगदड़ में हजारों लोग पैरों तले कुचल जाते, बिना एक भी गोली चलाए। और उसी अफरा तफरी में जब सुरक्षाकर्मी भीड़ को संभालने में व्यस्त होते, तब मंच पर हमला। ये सिर्फ हत्या की साजिश नहीं थी, ये नरसंहार की योजना थी। लेकिन उस दिन कुछ और भी हुआ। जब पहला धमाका हुआ तो मोदी का काफिला रास्ते में था। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत उन्हें सूचना दी। प्रोटोकॉल साफ था। एसपीजी का नियम है कि किसी भी खतरे की स्थिति में वीवीआईपी को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। रैली रद्द करो, वापस लौटो। लेकिन मोदी ने एक सवाल पूछा, वो लाखों लोग जो वहां खड़े हैं, क्या वो वापस लौट सकते हैं? क्या उन्हें अकेला छोड़ना सही है? और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो उस दिन हर किसी को चौंका गया।
उन्होंने कहा, रैली जारी रहेगी। जो आदमी आज भारत के सबसे सुरक्षित इंसानों में से एक है, उसने उस दिन सुरक्षा प्रोटोकॉल को एक तरफ रखकर उस मंच पर कदम रखा जहां बारूद की महक अभी भी हवा में थी। मंच पर जो हुआ वो आज भी लोग याद करते हैं। 5 लाख लोग, घबराहट, डर, हर आंख में एक सवाल, क्या अभी और धमाके होंगे? और माइक्रोफोन के सामने खड़े एक आदमी ने एक शब्द भी नहीं बोला जो उस भीड़ को और भड़का सके। उनकी आवाज में कंपन नहीं था, उनके शब्दों में डर नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, क्या हम आपस में लड़ेंगे या मिलकर गरीबी से लड़ेंगे? वो एक एक शब्द उन आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर रहा था, क्योंकि आतंक की सबसे बड़ी ताकत होती है दहशत, और जब दहशत फैलती है तो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, दंगे होते हैं, खून बहता है। उस दिन वो दहशत पैदा नहीं हो पाई। पटना का गांधी मैदान उस दिन शांत रहा, इसलिए नहीं कि धमाके नहीं हुए, बल्कि इसलिए कि उस दिन उस मंच पर जो शख्स बोला, उसने आग में घी नहीं डाला। इतिहास के पन्नों में ये पल दर्ज हो गया। अब आते हैं उन लोगों पर जिन्होंने ये सब किया। एनआईए की जांच शुरू हुई और धीरे धीरे धागे सुलझने लगे। इंडियन मुजाहिदीन का रांची मॉड्यूल, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, वो मास्टरमाइंड जिसने इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई की थी। उसके साथ ही इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद मुजीब और कई और। इन लोगों ने महीनों तक पटना की गलियां नापी थीं, गांधी मैदान के आसपास के इलाके में रुके थे, स्थानीय लोगों से घुले मिले थे, बम बनाने का सामान इकट्ठा किया था, प्रेशर कुकर, अमोनियम नाइट्रेट, नट्स और बोल्ट्स। वो भीड़ में छुपकर बम रखने आए थे, और जब पहला धमाका हुआ तो कुछ भाग निकले, कुछ पकड़े गए। लेकिन जो सवाल जांच एजेंसियों को परेशान करता रहा वो ये था, क्या इन्हें किसी ने स्थानीय स्तर पर मदद की थी? क्या कोई नेटवर्क था जो बिहार के अंदर से इन्हें सपोर्ट कर रहा था? इतनी बड़ी रैली की जानकारी, भीड़ की स्थिति, मैदान का नक्शा, ये सब इन्हें कैसे और कहां से मिला? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुए हैं। और फिर एक और सवाल, उस दिन इंटेलिजेंस इनपुट था, हमले से पहले कुछ अलर्ट जारी हुए थे, लेकिन वो अलर्ट जमीन पर कितना उतरा, ये हमेशा विवाद का विषय रहा। पटना रेलवे स्टेशन पर जब पहला धमाका हुआ तो पुलिस ने शुरुआती कुछ मिनट बर्बाद किए ये समझने में कि यह विस्फोट था या हादसा। उन मिनटों में अगर तुरंत एक्शन लिया जाता तो शायद बाकी धमाके रोके जा सकते थे। शायद, लेकिन इतिहास में शायद की कोई जगह नहीं होती। जो हुआ वो हुआ, और जो कीमत चुकानी पड़ी वो उन 6 परिवारों ने चुकाई जिनके लोग उस दिन घर वापस नहीं लौटे। उनके नाम याद रखे जाने चाहिए, इतिहास में उनकी जगह होनी चाहिए। सालों बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। फांसी की सजा हैदर अली और इम्तियाज अंसारी को, बाकी दोषियों को उम्र कैद। लेकिन सजा से क्या होता है उन माओं के लिए जिनके बेटे उस दिन बिना किसी गलती के मारे गए? उन बच्चों के लिए जो आज भी नहीं जानते कि उनके बाबा उस दिन क्यों नहीं लौटे? ये धमाके सिर्फ नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए नहीं थे। ये धमाके लोकतंत्र पर हमला था, उन लाखों लोगों पर हमला था जो अपने मन की बात सुनने के लिए, अपने नेता को देखने के लिए उस मैदान में आए थे। लोकतंत्र में हर नागरिक को यह हक होता है बिना डर के किसी सभा में जाने का। उस दिन उस हक को चुनौती दी गई थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2014 के आम चुनाव हुए। वही नरेंद्र मोदी जिन्हें उस दिन गांधी मैदान में मारने की साजिश रची गई थी, वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और पटना ने, बिहार ने उन्हें उस जनादेश में जवाब दिया। इतिहास में कुछ सवालों के जवाब वोट देते हैं, शब्द नहीं। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में तैरता है। उस दिन की सुरक्षा चूक, क्या वो सिर्फ लापरवाही थी या कुछ और? जब सत्ता के गलियारों में इतनी बड़ी रैली की तैयारियां हो रही थीं, जब पुलिस और इंटेलिजेंस को पता था कि हमले का खतरा है, तब भी जमीन पर इंतजाम इतने कमजोर क्यों थे? उस वक्त बिहार की सत्ता किसके हाथ में थी, और उनके किसी विरोधी का, किसी राजनीतिक साजिशकर्ता का उस दिन से कोई हित तो नहीं था? ये सवाल जांच रिपोर्ट में नहीं मिलेंगे,
लेकिन ये सवाल उठने बंद नहीं होते। इतिहास गवाह है, जो साजिशें अंधेरे में रची जाती हैं, उनकी परछाइयां रोशनी में जरूर आती है। आज जब हम उस घटना को याद करते हैं तो सिर्फ बारूद याद नहीं आता, याद आती है वो बहादुरी जो उस मंच पर दिखाई गई। याद आता है वो ठहराव जिसने लाखों लोगों को उस दिन बचाया। याद आती हैं वो चीखें जो उस दिन हवा में गूंजी थीं, और वो माएं जो आज भी उन्हें सुनती हैं। गांधी मैदान उस दिन गवाह था कि गोलियां और बम किसी की जान ले सकते हैं, लेकिन किसी लोकतंत्र को नहीं मार सकते, किसी हौसले को नहीं तोड़ सकते। क्योंकि जब लाखों लोग एक साथ उठकर चलने का फैसला करते हैं, तो बारूद की भी हिम्मत नहीं होती कि उनका रास्ता रोक सके। आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि उस दिन की सुरक्षा चूक महज एक इत्तेफाक थी, या उस दिन कोई और भी था जो चाहता था कि वो रैली कभी पूरी ना हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो सोचते हैं कि आतंकवाद सिर्फ सरहद पर होता है, जबकि हकीकत में वो कभी-कभी हमारे बीच ही सांस लेता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो इतिहास की किताबों ने दबा कर रखी है। जय हिंद।